नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में आज जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, दरअसल वो बहुत गरीब परिवार से आए हुए हैं। और अगर बात करूं तो गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद किस तरह से उनका सफ़र राजनीतिक रहा है, और हरियाणा में एक बार विधायक रह चुके हैं और 3 बार सांसद रह चुके हैं, और मौजूदा मोदी जी के कार्यकाल में भी अभी सांसद हैं। कई बार मंत्री भी रह चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। और जिनकी बात मैं कर रहा हूं, दरअसल उनका नाम अंबाला के सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी हैं। कटारिया साहब नमस्कार। नमस्कार। कटारिया साहब, बहुत ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया, और वहां से अब तक का जो सफ़र रहा आपका, वो किस प्रकार का रहा? मेरे पिताजी जूती बनाने का काम करते हैं, और किसी जमाने में 1942 में जब वो लाडवा शहर के बीच में जूती बनाया करते थे और बेचा करते थे, तो आरएसएस का कार्यालय भी वहीं पर था। तो तब उनका संपर्क जो है वो आरएसएस से आया और वो संघ के कार्यकर्ता बन गए। और उन दिनों, आज़ादी के दिनों में प्रभात फेरी चला करती थी, तो शहर के सब लोगों के साथ पिताजी भी उसमें भाग लिया करते थे, और तब से ये सिलसिला चला। और मैं जब 12 साल का हुआ तो मैं भी आरएसएस की शाखा में जाने लगा, और 1967 में मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्टेज पे आ गया, जब मैं 7वीं क्लास में था। और तब मैंने एक गीत सुनाया वहाँ पर, चोर बाजारी रिश्वतखोरी पॉकेट मार जो बंद कर दे, हम उसने लीडर जाना है जो भ्रष्टाचार खत्म कर दे। तो उसके बाद मैं जब कॉलेज में आया तो जो इमरजेंसी का सत्याग्रह चल रहा था उसमें मैंने भाग लिया, और उसके बाद फिर मैं कुरुक्षेत्र के अंदर यूनिवर्सिटी में एमए करने के लिए आ गया। और जब मैं एलएलबी सेकेंड ईयर में था तो तब मैंने अपना पहला चुनाव 1982 में लड़ा था, और उसके बाद मैं 9 चुनाव लड़ा हूँ। 9 में से 4 बार जीता हूँ, और एक चुनाव जो 9 का था वो वैसे ही हाथों से निकल गया लोकसभा का। 14,000 वोटों से मैं कुमारी सैलजा के मुकाबले रह गया। मेरे मन में उस बात की बहुत टीस थी, और परमपिता परमेश्वर ने जब मुझे आशीर्वाद दिया तो फिर जो है 14 के चुनाव में मैंने कुमारी सैलजा को 3.5 लाख वोटों से हराया, और ये सिलसिला चल रहा है। और पार्टी का बहुत आशीर्वाद मिला है, और जनता की सेवा करने का मौका मिला है। कटारिया साहब, इतना आपका अनुभव रहा है राजनीति में, गठबंधन की सरकार में भी आप सांसद रहे हो। अब भी जब वाजपेयी जी की सरकार की बात कर रहा हूँ और अब की बात करूँ तो आपकी सरकार पूर्ण बहुमत में मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। 2014 से 2019 और 2019 से 2024 10 साल का कार्यकाल लगभग हो चुका है। इतने राजनीतिक अनुभव में और इतने बार सांसद और विधायक रहने के बावजूद कौन कौन से ऐसे कार्य आपने किए जिसके लिए आपको जाना जाए? देखिए, मेरे इन 9 साल के बीच में ऐसे पंचकुला से यमुनानगर का जो है 4 लेन रोड बना है, पंचकुला के अंदर निफ्ट आया है, यहाँ पर आयुर्वेदिक एम्स जो है वो माता मनसा देवी परिसर के अंदर बन रहा है, संस्कृत विद्यालय बन रहा है, रेलवे लाइनें बिछ रही हैं यहाँ सूरजपुर से बद्दी तक, और वहाँ पर जो है एक 4 लेन्स भी वहाँ पर जो है वो बन रहे हैं। और बागबानी का यूनिवर्सिटी का एक सेंटर जो है वो नारायणगढ़ के अंदर आया है। यमुनानगर से जो है पौंठा साहब तक 1200 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन बन रही है। इसी तरह से यमुनानगर से जो है
करनाल रेलवे लाइन को मंजूरी मिली है, उस पे कार्य चलने वाला है। और मेरे इस लोकसभा क्षेत्र में राज्य सरकार की ओर से भी बहुत से कॉलेजेस बने हैं जिनसे हर 20 किलोमीटर के ऊपर अब बच्चों को जाने में सुविधा हो रही है। और मोदी सरकार की जो सैकड़ों योजनाएं फ्लैगशिप की हैं, जिन्होंने आम आदमी की जिंदगी को बदल के रख दिया है, तो वो सारी की सारी योजनाएं मेरे लोकसभा क्षेत्र में बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही हैं। आपने कहा राज्य सरकार भी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है और केंद्र सरकार भी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है, लेकिन आपके लोकसभा क्षेत्र के अंदर दो ऐसे जिला है, अंबाला की बात करूं और यमुनानगर की बात करूं, तो यमुनानगर को एक समय स्टील इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था और आज की बात करूं तो प्लाईवुड इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। अंबाला की बात करूं तो साइंटिफिक क्षेत्र कहा जाता था उसको, साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट बनता था वो, और मिक्सी का उद्योग जो है वो अंबाला नाम से जाना जाता था। लेकिन आज ये दोनों उद्योग जो है कहीं ना कहीं ख़त्म होने के कगार पे है। स्टील उद्योग जो है वो ख़त्म होने के कगार पे, प्लाईवुड इंडस्ट्रीज जो है वो उसकी हालत बहुत ख़राब है। क्या लगता है आपको कि केंद्र सरकार की मदद से और राज्य सरकार की जब कॉम्बिनेशन एक है और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये जो औद्योगिक क्षेत्र हैं ये क्यों नहीं विकास कर पा रहे? इसके लिए रतनलाल कटारिया क्या काम कर रहे हैं? देखिए, हम समय समय के ऊपर यमुनानगर में भी उद्योगपतियों से बातचीत करते रहते हैं, अंबाला में भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात करते रहते हैं, पंचकुला के अंदर भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात करते रहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि अभी एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पिछले सेशन के अंदर बनी थी और जिसमें ईज ऑफ डूइंग को लेकर वो जन विश्वास के नाम से एक पार्लियामेंट्री पार्टी की जो कमेटी थी वो जेपीसी बनी थी, उसकी रिपोर्ट हमने अभी इस सत्र के अंदर दी है कि जो व्यापारी वर्ग है उसको किस प्रकार से सुविधाएं मिले ताकि वो देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके। और हमारी ये कोशिश रही है कि व्यापारी को चोर न समझकर राष्ट्र निर्माण का भागीदार उसको माना जाए। और इसलिए हमने ऐसे 2,500-3 हजार कानूनों के अंदर भी बदल कर दिया है जो व्यापारियों को परेशान करने वाले कानून थे। और आज हम देख रहे हैं कि अंबाला जिले का जो साहा ग्रोथ सेंटर है उसके अंदर इंडस्ट्री बहुत आ रही है, बल्कि 10 एकड़ से और उसको अब बढ़ाया जा रहा है। और केसरी से लेकर और सहाय तक जो नई रेलवे लाइन बिछ रही है सिर्फ बिजनेस के लिए बिछ रही है, तो उसके ऊपर 12 इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज जो अब आई हैं, तो वहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट हब जो है बनने जा रहा है। अंबाले का रिंग रोड जो है वो सारे के सारा बन रहा है। और हम समय समय के ऊपर व्यापारियों से बातचीत करते रहते हैं और मैं खुद व्यापारियों की बात को प्रधानमंत्री तक मैं पहुंचाता रहता हूं। और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से मोरनी क्षेत्र के अंदर जो है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इनिशिएटिव लिया है और वो जो रोड है उस रोड की भी वाइडनिंग हो रही है। हर क्षेत्र के अंदर इसको टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। विशेषकर मत्स्य पालन की ओर हमारा बड़ा उसके अंदर चल रहा है कि लोगों को उसमें अपनी इनकम दुगनी करने का मौका मिले। मेट्रो को लेके बहुत बार बातचीत हुई है कि जो ये ट्राई सिटी है यहाँ पे मेट्रो की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार ट्रैफिक जो है मूवमेंट बढ़ता जा रहा है। इसको लेके क्या आपकी सेंटर में किसी प्रकार की कोई बातचीत चली? हाँ, मैं 25 साल से इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगा हुआ हूँ और मैंने बार बार प्रधानमंत्री जी के भी ध्यान में लाया है और अपने जितने भी रेलवे मिनिस्टर रहे हैं उन सब के ध्यान में भी मैं उस चीज को लाया हूँ। 2014 में जब आप सांसद बने थे तो एक मुलाकात मेरी और आपकी हुई थी और आपने कहा था कि मोदी जी जो हैं आपके बहुत करीबी हैं और बहुत नज़दीकी से आप उनको जानते हैं, वो आपको समझते हैं। दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे पोल्यूशन का बहुत बड़ा मुद्दा रहता है।
दिल्ली एनसीआर की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, गुड़गांव की बात करें, चाहे वो नोएडा की बात करें, तो एनसीआर पूरा जो है पोल्यूटेड है। तो आपने कहा था कि एक ऐसा मैं स्कीम्स पे काम कर रहा हूँ जो कि मोदी जी से डिस्कस करूँगा कि वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ है वो क्यों ना अम्बाला लोकसभा क्षेत्र में आए, क्योंकि यहाँ पे जगह भी बहुत है और यहाँ पे पोल्यूशन भी नहीं है, जिससे कि अम्बाला के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, हरियाणा के लोगों को रोज़गार मिलेगा। इस क्षेत्र में कटारिया जी कहाँ तक आगे बढ़े हैं? देखिए, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी से भी कई बार बातचीत हो चुकी है, संबंधित मंत्रियों से भी कई बार बातचीत हो चुकी है। साग्रो सेंटर का भी विस्तार हो रहा है और वहाँ पर इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। और जो हमारा ये समय बचा है, इस समय के अंदर हम बार बार प्रधानमंत्री जी से मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी इस काम में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं और उन सबको भी इस बात का ध्यान आ गया है कि आज अम्बाला इन 5 स्टेटों के बीच में एक ऐसी जगह है, अगर इसको हब बनाते हैं, इंडस्ट्रियल हब, ट्रांसपोर्ट हब, तो आसपास के स्टेटों में माल के आवागमन के अंदर बहुत आसानी होगी, रोजगार के अवसर निकलेंगे और इन प्रदेशों की तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी। तो इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि लगभग 1 साल का समय रह गया आपके पास, क्या 1 साल के अंदर ये काम पूरा हो पाएगा? देखिए, ऐसा है, वो सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं, कुछ पे काम चल रहा है। सरकार हमारी अभी कहीं जो है 15-20 साल तक केंद्र के अंदर नहीं जा रही है और हम इन सब कामों को पूरा करेंगे। आप कह रहे हैं कि 400 सीटों का लक्ष्य लेके चल रहे हैं और 15-20 साल कहीं पे ये पार्टी की सरकार नहीं जाने वाली है, लेकिन विपक्ष तो लगातार आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है। अडानी को आगे बढ़ाने की, अंबानी को आगे बढ़ाने की बात आती है। विपक्ष लगातार कह रहा है और कहीं ना कहीं एकजुट विपक्ष में दिख रहा है कि ये जो सरकार है सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती। देश के अंदर आपातकालीन लगाने वाले हमें डिक्टेटर कह रहे हैं। कहाँ डर है, कहाँ भय है? तो ये सारी बनाई हुई बातें हैं और जिन लोगों ने आज तक देश का दोहन किया है, देश के अंदर भ्रष्टाचार फैलाया है और अब उनको अपनी एफडियां तोड़वानी पड़ रही हैं पुरानी, जो उन्होंने अपने घरों में बना बना के अंबार लगाए हुए हैं, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है कि माल तो हाथ से जा रहा है, इसलिए रो रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स और जो भी संस्था है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसका डर दिखाया जा रहा है, बोलने की आज़ादी को खत्म किया जा रहा है। कोई डर नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन चोर को पकड़ेंगे जरूर, सजा भी दिलवाएंगे। जो लोग देश का 22,000 करोड़ रुपया लेकर भाग गए थे, उनसे 20,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने वसूल किया। आपके पास 2 अहम मंत्रालय भी रहा था, एक जिसमें जल शक्ति मंत्रालय, क्योंकि प्रधानमंत्री का एक लक्ष्य था कि हर घर हर नल जल, तो उसको लेके जब आपके पास मंत्रालय था तब कितना काम हुआ? बड़ा जबरदस्त काम हमारे समय में भी हुआ है, आज हो रहा है। अगले साल तक का लक्ष्य है कि हम 24 तक 19 करोड़ घरों में पानी का जो है वो नल से जल की व्यवस्था करेंगे। 11 करोड़ लोगों के घर में नल से जल की व्यवस्था हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी स्वयं इस सारे कार्यक्रम को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जब मैं MOS था इस मंत्रालय में, तो तब जो है वो हरियाणा तो सारा 100% जो है वो नल से जल का काम पूरा हो चुका था। हरियाणा प्रदेश के अंदर 100% ODF का काम पूरा हो चुका था और मेरे जैसे एक गरीब घर के लड़के को प्रधानमंत्री जी ने गंगा का मंत्री बनाया, तो मैं तो
शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी का, अपने नेता का, कि मेरे जैसे एक दलित कार्यकर्ता को गंगा का मंत्री बनाया, गंगा का मंत्री बनाया। कटारिया साहब, हरियाणा की बात करते हैं, बहुत पुराने नेता हैं आप। आपने यहाँ पे गठबंधन की सरकार भी देखी, चौटाला साहब के साथ आपका गठबंधन था, बहुत समय तक गठबंधन रहा। हरियाणा विकास पार्टी के साथ भी गठबंधन रहा आपका। फर्स्ट पार्ट में भारतीय जनता पार्टी पहली बार पूर्ण बहुमत में सरकार बनी थी, दूसरी बार फिर गठबंधन की सरकार। राजनीति को कैसे देखते हैं, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, दिन प्रतिदिन कहता है कि गठबंधन नहीं चलने वाली है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, 67 से तो मुझे सोच दिया। 17 साल की उम्र से मैं काम करने लगा था, जनसंघ में भी काम किया, जनता पार्टी में काम किया, भाजपा में आज काम कर रहा हूँ, गठबंधन की सरकारों में एमएलए भी रहा हूँ, मंत्री भी रहा हूँ। लेकिन पार्टी का अध्यक्ष बना 2000 में, तो मैंने तब नारा दिया था कि अपना होक्का अपनी मरोड़, पिया पिया नहीं दिया फोड़। भाई हम तो अपनी पार्टी बनाएंगे। और मनोहर लाल जी उस समय हमारे संगठन मंत्री थे हरियाणा प्रदेश के, और मोदी जी हमारे प्रभारी थे। तो हम तीनों ने मिलके दिन रात काम किया, लोगों के बीच में गए। पिछले बार 10 की 10 लोकसभा सीटें आप जीते थे। अगर अब की बार की बात करें तो 10 साल के बाद क्या होता है कि एंटी कमिश शुरू हो जाती है। तो क्या लगता है कि हरियाणा में जो अब की बार चुनाव है 2024 में लोकसभा की बात कर लेते हैं, तो उसमें क्या लगता है कि गठबंधन जो अभी जसपा और भाजपा का गठबंधन है, क्या गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा या भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी? देखिए जी, पार्टी अकेले चुनाव लड़ ले, गठबंधन में चुनाव लड़ ले, 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे। एक और भी बात करेंगे, अभी आप लोग का सभी सांसदों की मीटिंग भी हुई थी दिल्ली की 6 अप्रैल से, और 6 अप्रैल से एक आपका कार्यक्रम शुरू होना है, जिसमें कि आपको ऐसा आदेश दिया गया है कि अपने लोकसभा क्षेत्र में हर गांव तक जाएं, हर लोगों से मिलें। क्या वो लक्ष्य दिया गया था, और उस लक्ष्य को लेके रतनलाल कटारिया की क्या तैयारी? वो काम पार्टी ने 6 तारीख से किया है, लेकिन रतनलाल कटारिया ने वो काम पहले से ही शुरू कर दिया है। और जो हमारी 11 योजनाएं हैं फ्लैगशिप की, हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे जिनके जनधन के खाते खुले, उनसे पूछेंगे खाते ही खुले भाई, कुछ किया भी, कुछ लोन मिला, कुछ प्रोग्रेस हुई, कुछ अपने पैरों पे खड़े हुए। इस चीज का हम जाके मौके पे निरीक्षण करेंगे, और फिर हम इन बातों का भी पता करेंगे। 3.5 करोड़ लोगों को मकान मिले हैं भाई, हमारे लोगों को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने मिले हैं। फिर मैं दिशा का भी चेयरमैन हूँ, 3 महीने में एक मीटिंग होती है, उसका हम पता करते हैं। 3 किस्तों में पैसे आते हैं। कई बार पहली किस्त आ गई, दूसरी किस्त में 3 महीने की देरी लगा दी, और फिर तीसरी में 6-7 महीने लटकी रही। तो उसके लिए मैं अधिकारियों की खिंचाई करता हूँ कि अगर 1 साल तक मकान ऐसे ही पड़ा रहा पहली किस्त के बाद, तो इतना तो लोहे में ही जंग लग जाएगा, उस मकान की क्वालिटी गिर जाएगी। तो ऐसा भी हम सारा कर रहे हैं। जो एलपीजी के जो बेनिफिशरी हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। किसानों को जो किस्तें आ रही हैं वो ठीक आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। सॉइल कंजर्वेशन का प्रोग्राम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जो हम शेड बना रहे हैं वो ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अमृत सरोवर के लक्ष्य पूरे हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। तो उन चीज़ों का अभी से मैंने जो है वो काम शुरू कर दिया है। एक एलपीजी सिलेंडर की बात की, वो एक दौर था जब हमने देखा था कि कांग्रेस की सरकार थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, और यहाँ पे हुड्डा साहब की सरकार थी। जब भी पेट्रोल डीजल या एलपीजी सिलेंडर का रुपया बढ़ता था, महंगाई की ओर रेट बढ़ता था, कटारिया साहब बहुत भयंकर तरीके से प्रदर्शन करते थे सरकार के खिलाफ। करते थे।
आज जब सिलेंडर की कीमत आसमान छू रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रहा है, तो क्या कटारिया साहब ये बात अपनी सरकार के सामने नहीं रख पाते? देखिए ऐसा है, एक मैं आपको बात बता रहा हूं, पार्लियामेंट्री पार्टी में सब एमपीओ के सामने मैंने वाजपेयी जी से कहा था एक बार कि वाजपेयी जी, इनकम टैक्स की सीमा 1 लाख रुपया कर दो, और मगर मान लिया जैसे बैंक का कर्मचारी है 100-200 लोग मिलते हैं उसे, तो वो सारा दिन मेरी कौन सा कोई तनख्वाह बढ़ा दी, चल पिछड़ के बात कर, तो एंटी इनकम्बेंसी खड़ी होती थी। मैंने अटल जी के सामने यह दुस्साहस किया अमृतसर की एक मीटिंग में कि अटल जी, कम से कम पीओके में जो ये अड्डे चल रहे हैं टेररिस्ट के, इनको तो साफ कर दो। और आज मोदी जी ने वो साफ किए। तो मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ, लेकिन कहता हूँ पार्टी के प्लेटफॉर्म पे, सड़क पे नहीं, जो मुझे ऐसा लगता है। विपक्ष तो कह रही है महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रोजगार को लेके आप लगातार आंकड़े पे आंकड़े आ रहा है। कैसे देखते हैं आप कि अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो सरकार किस तरह से आप कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएगा? देखिए ऐसा है, जब रंग दिया बुतों ने तो खुदा याद आया। हरियाणा प्रदेश में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 8 साल में 1.25 लाख लोगों को रोजगार दिया, और एक भी नियुक्ति हाई कोर्ट के द्वारा कैंसिल नहीं हुई है। और अब भी 30,000 नौकरियां अब और निकाली हैं। आज ऐसे ऐसे लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। एक लड़का मजदूरी पे गया हुआ था, पौध पाड़ रहा था किसी के खेत में जाके, पुलिस गई, भाई तेरी सिलेक्शन हो गई है और तुझे शाम को मधुबन जाना है। कहते क्यों मेरा मजाक कर रहे हो, मेरी किस्मत में कहाँ नौकरी। उन्होंने कहा नहीं, तेरी लग गई है। उसको 100 रुपये भी जो है गांव के सरपंच ने दिए, और वो तब कपड़े पहन के वहाँ पुलिस स्टेशन गए। ऐसे ऐसे लोगों को नौकरी। तो क्या लगता है आपको कि आने वाला जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, विपक्ष जो है, हुड्डा साहब तो लगातार आरोप लगा रहे हैं, चाहे आप अभय चौटाला की बात कर लें, चाहे हुड्डा साहब की बात कर लें, लगातार यही कह रहे हैं कि सरकार जो है नौकरियां नहीं दे रही है, भ्रष्टाचार, महंगाई, तमाम मुद्दे के ऊपर विधानसभा में भी सरकार को घेरते हुए नजर आए। क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा हावी रहेगा? मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या विपक्ष वालों, आगे आगे देखिए होता है क्या। पहले जो लोकसभा का चुनाव होता था वो क्षेत्रीय पार्टी भी अपने अपने यहाँ पे लड़ती थी, और उसके बाद नेशनल पार्टी की बात करूँ तो भाजपा और कांग्रेस में मेन जो था वो चुनाव होता था दोनों के बीच में। अब की बार एक और नेशनल पार्टी उभर के आई है, आम आदमी पार्टी। क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कितना डेंट दे पाएगी? खेल खत्म हो गया है, पंजाब हमारे पास है, लोग पछता रहे हैं कि किनके हाथ में राज दे दिया। इतनी बुरी तरह से जमानतें जब्त होंगी, इतनी बुरी तरह से जमानतें जब्त हो जाएंगी कि लोग हैरान रह जाएंगे कि ये क्या हो गया। इतनी सीटें लेने वालों की जमानतें जब्त, कोई नाम लेने वाला नहीं। तो वही हाल हरियाणा प्रदेश के अंदर होने वाला है। लोकसभा में कैसे देखते हैं आप उनको? लोकसभा तो कहीं कोई मुकाबला नहीं है। दीवार के ऊपर लिखा हुआ है मोदी जी 10/10 के साथ हरियाणा में आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ, जब भी अंबाला लोकसभा से आपने चुनावी मैदान में आए, आपका एक सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो अंबाला रेलवे लाइन को लेके था, यमुनानगर से पंचकुला तक। कई बार आपने कहा कि कमेटियां बैठी है, सर्वे होगा और ये काम पूरा का पूरा जरूर होएगा। 2014 में भी आपने कहा था और 2019 में भी कहा था।
अब फिर चुनाव आपके सिर पे है। अब की बार कटारिया जी के पास क्या मुद्दा होगा? क्योंकि अंबाला से पंचकुला, यमुनानगर से जो पंचकुला की जो रेलवे लाइन थी वो तो कहीं भी नहीं दिख रही है, ना कागजों में ना धरातल पर। वो कागजों में भी है, वो धरातल पर भी है, लेकिन उसमें एक पेंच फंसा हुआ है। और वो पेंच क्या है कि 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है जी। नारायणगढ़ और दूसरी रेलवे लाइन में। तो अधिकारी वर्ग जो है वो मंत्रियों का दिमाग फेरता रहता है कि जी आप 15 किलोमीटर पे 1500 करोड़ रुपया क्यों बर्बाद कर रहे हो जब पहले एक रेलवे लाइन जा रही है। तो मैंने मंत्री जी से ये कहा है, वैष्णव जी से, मैंने कहा ये 1500 करोड़ रुपया तो आपका काड़ाम भी पूरा कर देगा। वहाँ से इतने कंटेनर निकलते हैं, इतना वहाँ से इंडस्ट्री का वो सारा निकलता है, आप इन बातों के ऊपर ना जाइए। तो अब वैष्णव जी ने मुझे कहा है कि बहुत बेहतरीन किस्म की बनाएंगे, मुझे कहा। तो क्या लगता है आपको कि इस लोकसभा चुनाव से पहले अंबाला पंचकुला वाला रेलवे लाइन का काम शुरू होगा, या आप इसको कैसे देखते हैं? मैं अगर जमीन का अक्वायर का प्रोसीजर ही चल जाए जी। तो वो भी काफ़ी ही रहेगा। लेकिन इतना जरूर है, मेरा बोला हुआ याद रखना, ये रेलवे लाइन बनेगी जरूर। ठीक है, धन्यवाद कटारिया साहब। तो दरअसल आज के व्यक्तित्व कार्यक्रम में हमारे साथ अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया थे, जिन्होंने कहा कि अंबाला लोकसभा क्षेत्र में बहुत जगह खाली है उद्योग के लिए, वहीं पे रेलवे लाइन के लिए, और तमाम मुद्दे को इन्होंने हमसे बातचीत की और कहा कि दरअसल 2019 में जो लोकसभा में 303 सीटें आई थी वो अब की बार 400 का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पे गठबंधन को लेकर इन्होंने कहा कि दरअसल गठबंधन की जो सरकार है पार्टी फैसला करती है कि आगे चुनाव किस तरह से लड़ा जाएगा, लेकिन आप इतना जरूर जानिए कि अंबाला हरियाणा की लोकसभा सीट की अगर बात करें तो 10/10 की इनको पूरी उम्मीद है। बाकी जनता तय करेगी कि आखिरकार फैसला रतनलाल कटारिया जी जो कह रहे हैं वो सही है या जनता जो डिसाइड करेगी वो सही होगी। आगे के लिए ऐसे ही कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद कटारिया साहब। नमस्कार।